सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से कंफर्म करना है। হয়ে গেছে স্যার। ओके सर ठीक है सर चलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है अभी, तो चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं। और अभी हम लोग एफएम में सर वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा डेप्थ में बात कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल में क्या चर्चा चल रहा है सर? वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं सर करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, याद है ना? करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच। अब ये करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? लास्ट दिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दिया था आप लोगों को, है ना सर? तो बेसिकली तो चर्चा मुझे अभी करना है आपके साथ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में, दैट इज जहां लास्ट दिन छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब सर ये क्वेश्चन याद है ना विजय लक्ष्मी का? कैसे आपने विजय लक्ष्मी का ये क्वेश्चंस में और लास्ट में जाके सर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। आप एज पर टैंडन कमिटी, एज पर टैंडन कमिटी रूल्स हम लोगों ने सब क्या किया था? टैंडन कमिटी रूल्स के हिसाब से लोन के लिए अप्लाई किया था, याद है? याद है ना सर? बोलो, इतना याद है तो मुझे थोड़ा হ্যাঁ স্যার। वापस से, ठीक है? अगर इतना याद है तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाता है कि ठीक है सर आप लोगों को याद है, ठीक है। तो सर अभी क्या बोलना है? सर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्वेश्चंस नेक्स्ट में था। ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, है ना? ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक कॉस्ट शीट दे के रखा था और आपको फिर उसी से कैलकुलेट करना था। क्या किसी ने ट्राई किया क्या? ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? तथा शिवम, नील, एनीवन? স্যার পিডিএফ নেই। पीडीएफ दी नहीं? क्या बोले सर? কি নাম था बोले आगे तो? पार्ट टू ভুলে গেছিস তার, চেক কর। এই তো এটা খেয়াল করিস নি তাহলে, এখানেই তো দিয়েছিলাম। স্যার ওই পিডিএফটা খুলছে না, বারবার ক্রপ দেখিয়ে দিচ্ছে। বলিস নি তো, খারাপ দেখাচ্ছে কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো সলভ করি। বলতে পারতিস একবার চেক করে নিলাম। ओके सर ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चंस करना है, और एक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है सर। ये आपका प्रोफार्मा कॉस्ट शीट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको भी करना है। और एक क्वेश्चंस भी है सर, इसे भी करने का कोशिश करना है। दैट इज इलेक्ट्रो पाइप्स लिमिटेड का एक क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हो गया है बट कोई बात नहीं, समझ जाएंगे सर। স্যার এই কোশ্চেনগুলো আমি ওই পিডিএফে খুঁজছিলাম, কিন্তু ওখানে আর কিছু ছিল না 4টে পেজের পরে আর। मे बी फॉर एनी रीजन हुआ नहीं है, ठीक है। मैं आज फिर से एक बार रेशर करूंगा, अगर नहीं जाएगा तो मुझे बताना सर, ठीक है? अगर बाई चांस नहीं पहुंचा, मतलब कुछ करप्शन दिखाता है या फिर कुछ भी है, ये मुझे एक बार बता देना सर। लास्ट दिन मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ये विजय लक्ष्मी का क्वेश्चन है क्या? यस विजय लक्ष्मी का क्वेश्चन है। उससे पहले
इससे पहले मैंने सबसे पहले आप लोगों को मैं एक एग्जांपल कराया था, है ना सर, करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच पे। करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल सॉल्व कराया था, ये वाला एग्जांपल, दिस वन। ये वाला क्वेश्चन अब सभी के पास होगा, एक बार चेक करो ये वाला। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन जो था बेसिकली, जिसमें आपको डिफरेंट करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के ऊपर ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, और उसके बेसिस में मतलब उसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक ये कराया था आपका विजय लक्ष्मी के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, साथ में मैं आपको टैंडन कमेटी भी कराया। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस के बाद मुझे आपको एक नोट्स लिखाना, जो लिखाना लास्ट दिन मैंने पेंडिंग कर दिया, तो वो नोट्स अभी थोड़ा सा लिखना है सर। कहाँ लिखना है बोले तो नोट्स, सर आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? ये जो आपका करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच पे जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया था, चौथा मैटर्स, बात समझ में आ रहा है मेरा? है सर। ठीक है, नील, चौथा नील ज्योति, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बात। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये करना, मतलब इसके बाद एक नोट आपको लिखना है। तो चलो मैं नोट थोड़ा दिखा देता हूँ, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था करंट एसेट में, उसके बाद एक नोट आपको लिखाना है। तो जो नोट एक वाइटल नोट है सर, मतलब आपको मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जस्ट पुट ए नोट हियर, जहाँ पर ये आपका सेफ्टी मार्जिन ऐड करने के बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका आता है ना सर, 11,17,347। तो जस्ट आफ्टर 11,17,347, इसके बाद वाला पॉइंट पे आपको नोट को ऐड करना है। ठीक है, तो चलो सर मैं आपको नोट बताता हूँ। एक्चुअली मैं ये कल ही बता देना चाहिए था लास्ट क्लास में, बट मैंने विजय लक्ष्मी का क्वेश्चंस में ही आपको ज़्यादा समय दे दिया। शिवम अगर ये वाला क्लास नहीं किया था, तो शिवम को बस इतना बोलूंगा, अभी नोट्स लिख ले, बाद में थोड़ा कनेक्ट करके कर दे। ठीक है, नील, नील के पास भी होगा, हाँ नील, है ना? यस सर। तो चलो सर, थोड़ा मेरे साथ साथ लिखो, मैं बताता हूँ कि क्या नोट है और क्यों नोट लिखा रहा हूँ मैं आपको। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के साथ आपको कुछ और पॉइंट्स भी मुझे बता देना चाहिए था, जो इस क्वेश्चंस का एक आप ऐसा समझ सकते हो कि एक अप्रोच है जो हमेशा क्वेश्चन करने के टाइम पे आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर हेडिंग कर देता हूँ एक बार वापस, करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच, करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच में आपको करना क्या है? करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना सर, फर्स्ट एग्जाम्पल का नोट, जो मैंने लिखाना भूल गया था वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क पे जाऊँगा। ठीक है, इस पे आप ये लिखना सर, एक तरफ आप एक हेडिंग करना, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दूसरी तरफ होर्डिंग मतलब एक हेडिंग देना सर, बेसिस। अब एक बार मुझे लिखाने दो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि हो क्या रहा। कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड बेसिस, इसमें क्या खेल है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट थिंग, एक बात याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चंस में एक चीज सॉल्व करते हैं ना सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के हर एक क्वेश्चंस में हमें कुछ पॉइंट सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि इन ईच क्वेश्चंस हमें ये सॉल्व करना पड़ता है सर, रॉ मटेरियल स्टॉक, है ना सर, हमें रॉ मटेरियल स्टॉक सॉल्व करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक का बेसिस क्या है? ठीक है, सिमिलरली हमें WIP स्टॉक भी सॉल्व करना पड़ता है, इसका बेसिस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हमें फिनिश गुड्स के केस में, ठीक है, फिनिश गुड्स के केस में हमें फिनिश गुड्स भी सॉल्व करना पड़ता है, इसका बेसिस क्या है?
ठीक है। सिमिलरली डेटर का बेसिस क्या होगा, क्रेडिटर का बेसिस क्या होगा, या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है उसका बेस क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ठीक है, इसका बेस क्या है, ये बेस के बारे में आपको मुझे कुछ बात करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है सर जो आपको किसी ना किसी क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। सो पॉइंट को याद रखिए, मैं लिखाता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले तो आप लिखो रॉ मटेरियल स्टॉक, जो ऑलवेज एक रिक्वायरमेंट है सर किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जब भी हम लोग किसी कंपनी का प्रोजेक्ट रेडी करते हैं तो उस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, फिर रिपोर्ट बनता है। तो कैलकुलेट करके रिपोर्ट बनाते बनाते जो सिचुएशंस क्रिएट होता है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और उसका बेसिस। तो इसमें रॉ मटेरियल स्टॉक, सर रॉ मटेरियल स्टॉक किस पे डिपेंड करता है, सर रॉ मटेरियल स्टॉक डिपेंड करता है किस पे तो था, बोल जानते हो आप लोग सर, क्योंकि आप लोग काफी क्वेश्चंस कर रहे हो। रॉ मटेरियल स्टॉक किस पे डिपेंड करता है, उसका बेसिस क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम सर। कंजम्पशन, थैंक यू सर, ठीक है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक को ढूंढना है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन को ढूंढना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप डब्ल्यू स्टॉक को ढूंढते हो तो डब्ल्यू स्टॉक किस पे डिपेंड करता है सर, इसका बेसिस क्या है, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट क्योंकि डब्ल्यू है और क्वेश्चंस में अगर 50% वगैरह बता के रखा है तो नॉर्मली सीओ पार्शियल सीओपी, पार्शियल कॉस्ट प्रोडक्शन। यस सर पार्शियल सीओपी और सीओपी, कहीं किसी किसी जगह में आपको डायरेक्ट सीओपी भी नजर आएगा, ठीक है। मतलब डब्ल्यूआईपी, लेकिन लॉजिकल हमेशा ही है सर, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में है तो पार्शियल मानना ही ज्यादा लॉजिकल माना जाता है। बट अगर क्वेश्चन सीओपी को मान के किया है तो भी आपको लेना पड़ेगा, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन क्या है उसके बेसिस, ठीक है। अगर क्वेश्चंस बता देता है 50% ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, 50% कंप्लीशन ऑन द बेसिस इन केस ऑफ ओवरहेड्स, अगर ऐसा बताता है ना, इसका मतलब वो पार्शियल सीओपी ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट 3, सर फिनिश गुड्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिनिश गुड्स डिपेंड करता है सर सीओपी पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। डब्ल्यूआईपी पार्शियल सीओपी, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा सर। यही तो हम लोग सॉल्व करके आए हैं अभी तक। अभी तक हम लोगों ने जितना सॉल्व किया, आप अगर चेक करोगे, लुक एट हियर, फिनिश गुड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो चाहिए होता है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करेगा तभी तो जाके फिनिश गुड्स बनेगा, लेकिन उसमें कंप्लीट लेवल आता है सर, ठीक है, उसमें कंप्लीट लेवल आता है। ओके नेक्स्ट, तो सीओपी हो गया। अच्छा .4, सर .4 डेटर के बारे में बात करता है। द क्वेश्चन इज सर डेटर किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट सेल्स पे ना, डेटर किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट सेल्स पे। आप क्रेडिट पे प्रोडक्ट सेल करते हो तभी तो डेटर क्रिएट होता है आपका, है ना। क्रेडिट आप क्रेडिट पे सेल करते हो तभी तो आपका मतलब डेटर डेटर क्रिएट होता है, या फिर अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेटर कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट सेल के बेसिस पे। सिमिलरली .5 क्रेडिटर, क्रेडिटर तुम किस पे डिपेंड करते हैं, क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता है सर, क्रेडिटर बोलो, क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता है सर, क्रेडिटर क्रेडिट परचेस पे डिपेंड करता है, यस ना। हेलो, क्रेडिटर क्रेडिट परचेस पे डिपेंड करता है ना। है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस पे डिपेंड करता है सर, बोलो। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अलग अलग हो सकता है, लाइक लेबर आउटस्टैंडिंग हो सकता है, ओवरहेड आउटस्टैंडिंग हो सकता है ना। तो अब ऐसे लिखो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस, दैट पर्टिकुलर
ठीक है, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। तो ये जो लिस्ट मैंने अभी आपको लिखाया, ये बेसिकली क्या लिखा है, ये करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच में आपको किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल के बाद ये नोट अगर आप कहीं से किसी तरह से एडजस्ट कर देते हो तो अच्छा है, अदरवाइज आप नॉर्मल नोट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, किसी भी जगह में आपको काम आएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच बहुत ही सेलिब्रेटेड एक अप्रोच है सर, किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट रेडी करने की। और आप लोगों को पता है ना सर, वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट आप प्रॉपरली नहीं बनाते हो या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो आपको बिजनेस के लिए जो ज़रूरत फाइनेंस है, जो ज़रूरत लोन का एरिया है, वो आपको प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, है ना। सो प्रोजेक्ट रेडी होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है सर, रियल लाइफ में भी, और रियल लाइफ में ज़रूरी है, तभी आपको सीए के एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में, एज ए कंपनी कॉस्टिंग के एग्जाम में इतना वाइटल माना जाता है। ठीक है, ओके। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और इस पॉइंट पे मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल को कुछ इलाबोरेट करेंगे। जैसे अगर आप थोड़ा सा देखें कि किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे, तो आप लिखिए थोड़ा, इफ द क्वेश्चन और प्रॉब्लम, मतलब जो भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन या प्रॉब्लम इज साइलेंट, अगर कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम साइलेंट है सर रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब समझो सर, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देख रहे हो कि कितना परसेंटेज काम हुआ है, इसके बारे में बताया नहीं सर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में वो साइलेंट है। ठीक है, मतलब स्पेशली ये कब जरूरी पड़ता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कितना प्रतिशत वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा है बिजनेस में या प्रोजेक्ट में, अगर इसके बारे में कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, वी विल एज्यूम इट इट इज 100% completed and so basis would be is 100% completed and so basis would be, क्या मानेंगे सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है डब्ल्यूआईपी के बारे में, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना परसेंटेज काम हुआ है नहीं हुआ है, अगर क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है, तो व्हाट शुड बी योर assumptions, then your assumptions must be 100% completed and in that case आपका बेसिस क्या बन जाएगा, your basis would be COP, your basis would be COP, that is cost of production। ठीक है, तब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही काम करना चाहिए, बल्कि ना कि पार्शियल सीओपी लेना चाहिए। तो था पॉइंट क्लियर, नील बोलो सर। है सर। नेक्स्ट, इफ, और एक बात, इफ काटो सर थोड़ा सा, वी एज्यूम एडमिनिस्ट्रेशन overhead is not a production cost। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है, ये assumptions हम लोग लेके चलते हैं ज्यादातर केस में। इफ द क्वेश्चन simply states, if the question, दो बार दी हो गया ना, if the question simply states overheads
without mentioning its nature, without mentioning its nature. से फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और आपको वहां पर ओवरहेड के बारे में किसी कारण से नहीं बोला, किस तरह का ओवरहेड्स है. if the question simply if the question simply states overheads without mentioning its nature, तो यहाँ आपको क्या फील करना चाहिए. अगर यहाँ पर यही नहीं बोला कि किस तरह का ओवरहेड्स है, ठीक है, तब क्या एज्यूम करना पड़ेगा. एज्यूम प्रोडक्शन. सिंपल, ठीक है. ओवरहेड नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड ही होता है जो डायरेक्ट ओवरहेड होता है, ठीक है सर. प्रोडक्शन ओवरहेड एजम्पशंस करना चाहिए, सिंपल है. नॉर्मल ओवरहेड कॉन्सेप्ट ना प्रोडक्शन में ही स्टार्ट होता है, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जाता है. तो अगर क्वेश्चन किसी कारण से साइलेंट है, व्हाट इज दी ओवरहेड, मतलब आउटस्टैंडिंग ओवरहेड के बारे में बता दिया. सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, तो फिर आपको प्रोडक्शन ओवरहेड ही मान के चलना चाहिए. ऐसा हम लोग आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इस तरह से और भी देखने को मिलेगा. अच्छा, नेक्स्ट. नाउ फॉर ए रनिंग कंपनी, ये एक अनदर पॉइंट है सर. फॉर ए रनिंग कंपनी, ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक. अगर कोई कंपनी रनिंग है, चल रहा है, ठीक है, अगर कोई कंपनी चल रहा है, ठीक है, चल रहा है इन द सेंस मतलब न्यू नहीं है, सिंपल बात है सर, इट्स नॉट अ न्यू कंपनी, ठीक है. तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा. हेलो सर, टेल मी, ये तो सिंपल बात हुआ ना. किसी भी बिजनेस का, अगर कोई बिजनेस काफी दिनों से चल रहा है, ऐसा क्वेश्चंस आपको बहुत सारा मिल जाएगा सर. ये मटेरियल के अंदर भी आपको मिलेगा, मैंने जो क्वेश्चंस आपको अलग से दिया आपको वहां पर भी मिलेगा, ठीक है. आपको बहुत सारे जगह में पीएल वगैरह दे के रखा है, ठीक है. और आप देखोगे कि वहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी डेटा आपको दे के रखा होगा, ठीक है. तो क्लोजिंग स्टॉक का डेटा अगर गिवन है और आपको वहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बता के रखा गया, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब ऑटोमेटिक है ना सर, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, है ना. तो जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो मेरा अभी का ओपनिंग होगा. ये बहुत ही सिंपल सा एक अप्रोच है, ठीक है सर, बहुत ही सिंपल सा एक अप्रोच है. बट जैसे यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में डेटा एक क्वेश्चन कराया था ना सर, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में. কথা এরকম কোশ্চেন করিয়েছি তো. আগের বছরের ওপেনিং ছিল, সরি ক্লোজিং ছিল, এবছরে ওপেনিং হয়ে গেছে. ठीक है, अगर नहीं कराया तो बाद में फिर से देखते हैं सर, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा. ठीक है, नो इशू. जब पीएल बैलेंस शीट को सॉल्व करके करते हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है सर, सो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है. तो सिंपल इतना याद रखो सर, अगर कोई कंपनी रनिंग है तो उसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा, और ये सिंपल सा लॉजिक है सर, ठीक है. जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वही मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा चलता रहता है. सो तो ये पॉइंट का क्या मतलब है. तो फिर इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है, तो रॉ मटेरियल परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन. मतलब जो रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो वो बेसिकली आपका कंजम्पशन हो जाएगा. मतलब परचेस और कंजम्पशन सेम हो जाएगा अगर वो रनिंग कंपनी है तो. सर क्या फर्क पड़ा इससे, इससे क्या ऐसा फर्क पड़ गया सर. सोचो, सोचने से समझ में आएगा. अगर आप प्रीवियस क्लासेस को याद करोगे और क्लास अगर रिवाइज भी करोगे तो आपको और समझ में फिर से वापस आ जाएगा कि सर अगर कोई कंपनी रनिंग है और कंपनी अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक सेम बता रहा है, इसके पीछे का सिंपल रीजन होता है, जब हमें रॉ मटेरियल स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है तो जो रॉ मटेरियल परचेस होता है वही उसका कंजम्पशन मान लिया जाता है. बट इफ अ कंपनी इज अ न्यू कंपनी, दिस इज द बिग डील सर, दिस इज द बिग कंसर्न. यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है सर. ध्यान से सुनना सर, नेक्स्ट पॉइंट.
क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है इफ फॉर ए न्यू कंपनी, मतलब आप ऐसे लिखो फॉर ए न्यू कंपनी, फॉर ए न्यू कंपनी ओपनिंग स्टॉक of raw material is nil. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नील, है ना? सर अगर कंपनी नया है, फर्स्ट टाइम कंपनी मार्केट में आ रहा है, तो उसका क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर नील है एंड देयरफॉर जो उसका परचेज रहेगा वही उसका कंजम्पशन, परचेज क्या मान लिया जाएगा फिर? जो कंजम्पशन हुआ है इस बार प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल है, पड़ा हुआ है इन्वेंट्री में, जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। सो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू आपका परचेज काउंट किया जाएगा, ठीक है? परचेज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया जाएगा। बट अगर कोई रनिंग कंपनी है उसका ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक एंड वाइस वर्सा, मतलब सॉरी क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, इस तरह से काउंटिंग किया जाता है। एनी डाउट सर? बोलो। चौथा नील, शिवम, एनी क्वेश्चन? sometimes information may be given in terms of यूनिट। कभी कभी सर इन टर्म्स ऑफ यूनिट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया हो सकता है। समटाइम्स इंफॉर्मेशन मे बी गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट rather rather than rather than पीरियड, ठीक है? rather than पीरियड, पीरियड नहीं बोला, सिर्फ यूनिट बोल दिया, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आप ऐसे लिख लो, टू बी प्रैक्टिस्ड, ठीक है? ये मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि क्या होता है। इंफॉर्मेशन में बी गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट रादर देन पीरियड, तो उसको क्या करना है मैं आपको क्वेश्चंस करा के आगे आगे बातचीत करूंगा। बट एक और पॉइंट लिख लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। क्वेश्चन में आस्क वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के क्लास में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में आस्क the cash requirement of working capital, कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर क्या मतलब है इसका? कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन सच अ केस we take such a case we take कैश सीओपी। ऐसे सिचुएशंस में हमें कैश सीओपी लेना पड़ता है, मतलब कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूड किसको करना पड़ता है? एक्सक्लूडिंग सर डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये डेप्रिसिएशन कहाँ से टपका? चौथा नील, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? कनेक्टेड हो आप लोग? शिवम कनेक्टेड है कि नहीं है, बताइए सर। यस सर। सर वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। सर डेप्रिसिएशन कहाँ से टपका? सर डेप्रिसिएशन किसका होता है? सर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का होता है, ठीक है? डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का होता है। जैसे मानो कि आपके कंपनी में कोई प्लांट है, ठीक है? कंपनी के अंदर प्लांट है, मशीनरीज है, ठीक है? तो जो कंपनी आपका है उसमें जो भी प्लांट है, मशीनरीज है, सर प्लांट मशीनरीज का एक डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है? अब वो डिप्रिसिएशन
बिजनेस के साथ साथ उस वैल्यू को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब क्या है ना, डेप्रिसिएशन एक ऐसा नॉन कैश आइटम है। जैसे मानो कि ये प्लांट आपने 5 साल पहले लगाया था, 5 years बैक। अब 5 years बैक अगर आपने ये प्लांट को अपने बिजनेस में लगाया था, नाउ क्वेश्चन इज दैट इसका डेप्रिसिएशन जरूर होगा। क्या तो था? हेलो, 15%, है ना? अगर अगर यहाँ पर आपका ये सब होता है लाइक किसी भी तरह का पावर जनरेटिंग यूनिट है तो और ज़्यादा हो जाएगा, जनरली 15%। बट अगर पावर जनरेटिंग जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वगैरह में यूज़ होता है उसका डिप्रिसिएशन हाई होता है। ठीक है, 50%, 80% भी डिप्रिसिएशन हो जाता है। तो इनकम टैक्स में आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली कि कौन से एसेट में क्या डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, एक पूरा लिस्ट है ना सर। ठीक है। हेलो, मुझे सबका आवाज़ नहीं आ रहा है। नील, शिवम, कनेक्टेड हो आप लोग? तथा तथा आवाज़ पाচ্ছি না। है सर। आशीष, ओके। तो डेप्रिसिएशन का 15%, 50% अलग अलग रेट हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो डेप्रिसिएशन 15% हो या 20% हो, जो भी डेप्रिसिएशन, ये एक नॉन कैश आइटम है ना सर। नॉन कैश आइटम का मतलब सर वैल्यू गिरता है बट पॉकेट से पैसा नहीं निकलता। आप अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में जब मशीन को लगाया था तब आपने मानो कि 5 लाख का मशीन समझा था, बट आज जब समय बीत गया 5 लाख की जगह ये 15-20% कम हो जाएगा। ठीक है, या अगर 10 लाख का खर्चा हुआ था तो 10 लाख का मशीन का वैल्यू कम होके, प्लांट का वैल्यू कम होके, डिप्रिसिएशन अगर 10% डिप्रिसिएशन है, 15% डिप्रिसिएशन है, तो 1.5 लाख में या 1 लाख में आपका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। लेकिन सर 1 लाख में वैल्यूएशन कम तो हो गया, बट क्या इसके लिए आपके पॉकेट से पैसा तो निकला नहीं ना, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक ऐसा मतलब वैल्यूएशन लेस करने वाला एक नॉन कैश आइटम है जिसमें आपके पॉकेट से कुछ नहीं होता बट फिर भी उसका असर बिजनेस में दिखता है। तो इसीलिए बिजनेस आपके सामने एक बहुत गजब पॉइंट रखता है। मतलब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट तो आपको करना होगा, बट वो भी कैश कॉस्ट बेसिस में करना है। ठीक है, कैश सीओपी। ठीक है, मतलब कैश सीओपी मतलब डिप्रिसिएशन को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात है सर, वाइल वैल्यूइंग WIP and finished goods, while valuing WIP and finished goods, जब आप वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, फिनिश गुड्स में क्या है, जब आप उसको वैल्यू करते हो, ऑल्सो वैल्यू डेटर, यू ऑल्सो वैल्यूइंग डेटर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिखो, वाइल वैल्यूइंग WIP। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है, एक सेकेंड से ऐसे लिखो सर, सेंटेंस थोड़ा सा ठीक करो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि वी टेक, ये शिवम, शिवम का आवाज नहीं आ रहा है, बोल। आ रहा है क्या आवाज? यस सर। हेलो शिवम, साउंड आ रहा है क्या? आ रहे सर। ओके सर, ठीक। सर देखो, सर पॉइंट इज दैट कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वाइल वैल्यूइंग WIP एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग WIP या फिनिश गुड्स को, WIP या फिर फिनिश गुड्स को जब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे। ऑल्सो वाइल वैल्यूइंग डेटर, बिजनेस पे जो डेटर होता है ना सर, हमें उसे भी तो कैलकुलेट करना है। तो डेटर के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, डेटर के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, we take
कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कैसे करेंगे सर, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वी टेक कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज सेलिंग प्राइस excluding सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को हटाओ, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एलिमेंट एंड डिप्रिसिएशन, एंड डिप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एलिमेंट एंड डिप्रिसिएशन। सर इसमें भी आप लिख के रखो सर, टू बी प्रैक्टिस, ये भी आपको थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में ये सेट होगा, ऐसे सेट नहीं हो पाएगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सर? सर नोट्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है, मैंने आपको नोट्स कंप्लीट कराया, अब क्या करना है? अब इसी नोट्स को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तक आपको ये सब प्रॉब्लम को समझ के करना है। ओके तथा आई होप बात समझ में आ रहा है नील शिवम, कि जब भी आप फाइनेंस में स्पेशली इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको हमेशा ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके रख सकता है, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जब भी किसी तरह का बिजनेस के पीएल को देखते हो, बैलेंस शीट को देखते हो, ठीक है, तो पीएल बैलेंस शीट या फाइनेंशियल्स को जब भी हम चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें डिप्रिसिएशन भी नजर में आता है, जो मैं लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, मैं जो लास्ट पॉइंट आपको लिखा है। अब इस केस में ये डिप्रिसिएशन का क्या है, ये जो एसेट्स है लाइबिलिटीज है, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे हर एसेट्स का डिप्रिसिएशन भी आपको अलग से कैलकुलेट किया जाता है, या इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये देखो टोटल रेवेन्यू से पावर फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से आपका ईबीआईटीडी आता है। फिर ईबीआईटीडीए से आपका डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को लेस किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट सर ये जो डिप्रिसिएशन यहाँ पर लेस किया गया, ये तो बेसिकली एक फिक्स कॉस्ट है बिजनेस का, है ना। लेकिन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम पे, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम पे आपका एसेट का जो डिप्रिसिएशन है उसे भी तो ध्यान में रखना है कि आपका कितने का एसेट्स है, उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तभी जाके बिजनेस आपको प्रॉपरली वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर पाएगा। सो उसमें डिप्रिसिएशन को अलग से कैसे टैकल करना होता है, इसके लिए कैश कॉस्ट बेसिस आपको हैंडल करता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सुनने में लगेगा सर आपको, ठीक है, बट जब हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को समझेंगे ना, तो आपको ये ट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कैश कॉस्ट बेसिस कॉन्सेप्ट को हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब बेसिकली रियल लाइफ में एज वेल एज एग्जाम क्वेश्चन सिचुएशंस में हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो कंपनी अपने बिजनेस पे ये जरूर दिखाते हैं कि डिप्रिसिएशन का क्या सिचुएशन है, और ये डिप्रिसिएशन जब हम लोग कॉस्टिंग बेसिस में करेंगे, मतलब बेसिकली वर्किंग कैपिटल बेसिस में, तो उसमें हर एंगल हर चीज में डिप्रिसिएशन कहीं ना कहीं इंक्लूडेड रहता है। तो जहां जहां डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा उसको हटा के हमें वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट सर, बट कैसे करना है या मुझे आपको धीरे धीरे समझाना है, ठीक है सर। तो इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि अभी हम लोग नोट्स में जो जो पॉइंट आपको लिखाया, ये सारा पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पेशली लास्ट पॉइंट जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर कंपनी नया है तो नया कंपनी के केस में आपको कैसे सोचना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा सर। जब कोई कंपनी न्यू कंपनी है तो न्यू कंपनी होने के नाते और पुरानी कंपनी के होने के नाते उसका जो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है। रनिंग कंपनी के केस में क्या होगा और न्यू कंपनी के केस में क्या होगा। तो फॉर ए न्यू कंपनी एंड फॉर ए रनिंग कंपनी, दोनों केस में डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट होता है। बेसिकली कंजम्पशन ऑफ स्टॉक के बारे में बात करें तो मतलब रॉ मटेरियल परचेज का क्या कैलकुलेशन करोगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट। और बाकी जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट करो क्या, if the question is silent regarding percentage of completion of
कंप्लीशन ऑफ WIP। अगर क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में साइलेंट है तो आपको 100% कंप्लीशन मान लेना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस, एंड उसके बेसिस बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अगर क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मान के मतलब चलेंगे। और एक सॉरी, हम लोग हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड मान के चलेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे सर, ठीक है, नॉट ए प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सिंपली स्टेट ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स अगर साथ में कुछ नहीं बोला है तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिल में दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे का डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप স্যার আগের দিনের হোমওয়ার্কেও স্যার একটা কস্ট বেসিস ছিল, লাস্টের একটা অপশন দিয়েছিল। লাস্টে একটা অপশন দিয়েছিল, কত নম্বর কোশ্চেন ছিল বলতো, মানে এটা এক সেকেন্ড। 11 নম্বর স্যার, ডিপিএস লিমিটেড। DPS লিমিটেড, in this question স্যার ওই 4 পেজের যেটা দিয়েছিলেন না, ওই এই যে স্যার हाँ এটা हाँ এটা। राइट, यस, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन, दिस इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, इसे भी सॉल्व कराना है। ये बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल का था, है ना, ये ऑपरेटिंग साइकिल का था क्या? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, इसको मैं बाद में कराता हूँ। ওটার সাথে अभी একটা পয়েন্ট, 3 নম্বর পয়েন্টটা। 3 नंबर पॉइंट में था, यस, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन ए कैश कॉस्ट बेसिस। यस, मतलब बेसिकली डिप्रिसिएशन को वहां से आपको हटा के बताना है, ठीक है, डिप्रिसिएशन को बेसिकली हटा के बताना है। एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन करने से ही इसका जवाब आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, ओके। लेकिन बिफोर दैट एक करंट एसेट कर ले तो था, ये तो ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन था, হ্যাঁ স্যার। ठीक है। एक करंट एसेट का कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बिकॉज करंट ऑपरेटिंग साइकिल इजी होगा सर। करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। करंट एसेट में थोड़ा सा आपको पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के हिसाब से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस हिसाब पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, चलो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो सर, प्रोफार्मा कॉस्ट शीट ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन से अच्छा रहेगा इलेक्ट्रो पाइप्स वाला अच्छा रहेगा सर। इलेक्ट्रो पाइप्स दिस इज आल्सो 11। इलेक्ट्रो पाइप्स लिमिटेड स्टील इंडस्ट्री में 6000 यूनिट का, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा सर। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर कैश कॉस्ट बेसिस का क्वेश्चन, ठीक है। सर कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी क्वेश्चंस पढ़ा के सुनाता हूँ ना, आपको कैश कॉस्ट बेसिस समझ में आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी कैश कॉस्ट बेसिस का है, ठीक है, दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको करना है। एक्चुअली डिप्रिसिएशन को करने का ना दो तरीका है, क्या बोलते हो, मतलब एक बार ना डिप्रिसिएशन को पूरा का पूरा इंक्लूड करके करो और लास्ट में जाके हटाओ, ये एक तरीका होता है। और एक होता है शुरू में ही आप एक्सक्लूड कर दो। तो तथा क्या देखना चाहता है, दोनों देखना चाहता है, सारा इंक्लूड करके फिर बाद में कैसे एक्सक्लूड करेगा, और स्टार्टिंग से ही एक्सक्लूड करके चलना है, क्या दोनों चीज दिखाऊं? तो फिर एक काम करूंगा, एक काम करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चंस को पहले सारा का सारा इंक्लूड करके बाद में जाके डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके दिखाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है सर, और मैं अब आप बोलेंगे सर प्रेफरेबल क्या है, सर प्रेफरेबल ऑलवेज होता है कि एक्सक्लूड करके करना, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि कभी आप ऐसा गलती से कर देते हो, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मानो कि आप जल्दी में हो एग्जाम में, तो आपके सामने सिचुएशंस आया है और पहले आप मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह इंक्लूड करके ही सारा मतलब कैलकुलेशंस कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको बाद में पता चला कि इसमें डिप्रिसिएशन है, तब क्या करना है? हाँ तथा, क्योंकि एक इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट में आप देखा कि अरे भाई ये तो डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन था, तब तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ऐसे सिचुएशंस में भी डिप्रिसिएशन को बाहर करके आप जवाब निकाल सकते हो। चलो सर दोनों ही करते हैं, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ना
ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे आपको डिप्रिसिएशन का हिसाब किताब करना नहीं आता है, तो हम पहले ना सारा इंक्लूड करके कर लेंगे और फिर लास्ट में जाके हम लोग एक्सक्लूड करके दिखाएंगे आपको कि कैसे एक बार इंक्लूड करने के बाद में आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। थोड़ा उसमें झमेला है, बट उतना भी झमेला नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बात समझ आ सकता है सर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मतलब हम लोग कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ओके, किंतु परंतु ना करके चलो सर स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो। नील, शिवम, बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। बनना है ना फाइनेंस मैनेजर कंपनी का? अगर बनना है तो मेहनत करो और बनो सर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी, ऑलवेज यही सब रोल प्ले करना पड़ता है। कल अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक में आप एक हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? है सर। सर थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है। कोई बात नहीं, मैं मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट किया। क्या मेरा आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? क्या मेरा आवाज़ आप लोगों को क्लियरली आ रहा है सर? मुझे इतना बता दो सर। है सर। यस सर। ओके सर। शिवम, शिवम आवाज़ आ रहा है मेरा? नील, ओके ना, साउंड ओके? ओके, यस सर। ठीक है सर। ठीक है सर, चलो। अच्छा, मैं कैमरा को ऑफ किया बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज के कारण, क्योंकि कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही नेट लेता है ना, इसलिए। ठीक है, देखो तो प्रोफार्मा कॉस्ट शीट कुछ देर बाद फिर से एक बार मैं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो नेटवर्क अप एंड डाउन हो जाता है ना फ्लक्चुएशंस में। तो ठीक है सर, फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हो सकता है मे बी। अच्छा देखो सर, ये एक कॉस्ट शीट दिया है कंपनी का। एज ए फाइनेंस मैनेजर मानो किसी कंपनी आपके सामने ये कॉस्ट शीट लेके आया है। अब आपको ये देखना है कि इसका वर्किंग कैपिटल जो एस्टिमेट है कैसे करना है, कि कितना वर्किंग कैपिटल इसका होना चाहिए, और उसके बेसिस में लोन पास करने का तरीका तो आपको पता ही है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे 117 टका का इसका कॉस्ट पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, पर यूनिट का रॉ मटेरियल लगता है 117 रुपीज का, उसमें वो लेबर यूज करता है 49 लेबर को। ठीक है, एक एक ये प्रोडक्ट पे लेबर लगता है 49 का, मटेरियल लगता है 117 का, फैक्ट्री ओवरहेड लगता है, मतलब फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, ठीक है, फैक्ट्री में जो बाकी जो भी पानी का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, ठीक है, ये फैक्ट्री में ओवरहेड लगता है 98 रुपीज का। इसमें सर डिप्रिसिएशन भी है, मतलब फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, बात को समझे। फैक्ट्री में मशीन वगैरह जो भी चलता है उसका भी तो कॉस्ट है, लेकिन सर उसका कॉस्ट मतलब सर वो तो फिक्स एसेट्स है। अब फिक्स एसेट्स का क्या करें, फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम होता है जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे मानो कि ये मशीन चल रहा है, या ये मशीन बेसिकली मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये क्या है रे तथा, ये क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये कंस्ट्रक्शन साइट में होता है, सीमेंट बनाने वगैरह, सीमेंट या स्टोन चिप्स को ड्राई डस्ट बनाने में है काम करता है, जितना मुझे समझ आ रहा है। हॉलर, हॉलर है बेसिकली, राइट सर? सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, सीमेंट, स्टोन चिप्स,
ये सब में। am I राइट सर? हेलो, अरे बोलो ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है सर। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आप देख रहे हो कि ये सीमेंट का गाड़ी है, ठीक है। अब मानो कि ये अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट, रास्ते में सीमेंट का गाड़ी ऐसे ही जाता है ना सर, अल्ट्राटेक वगैरह जो भी देखते हो आप, ठीक है। तो मानो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी अपना प्लांट में इस तरह से सीमेंट को लोड कर रहा है। लेकिन सर एक चीज मुझे बताओ, ये जो बड़ा बड़ा प्लांट यूज करता है, जो प्लांट या मशीनरीज जो भी है, इसको जब जब आप यूज करोगे तब तक इसका डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? यूज करने से एसेट का डिप्रिसिएशन होता है, ये तो जेन्युइन है। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आपके घर पे लैपटॉप है, जो दाम पे आपने बाई किया था क्या उसी दाम पे आज आप सेल कर पाओगे? नहीं। तो क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज, क्यों नहीं कर पाओगे सर? बिकॉज उसका डिप्रिसिएशन हो जाता है सर, बिकॉज उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो जब डिप्रिसिएशन होता है तो ऑटोमेटिकली उसका भी एक कॉस्ट आता है। तो यहाँ पर ये जो ओवरहेड है सर, फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड में 18 रुपीज का, पॉइंट टू बी नोटेड सर, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में 18 रुपीज का, सॉरी, टोटल 98 का है, उसमें 18 रुपीज पर यूनिट का डिप्रिसिएशन लेवल है बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी में। मतलब जितना एक्टिविटी कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कर रहा है उसके पीछे, ठीक है, पर यूनिट पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा सर 264। लेकिन सर इस 264 में डिप्रिसिएशन है या नहीं? है सर। यस, ठीक है। अब इस कॉस्टिंग के ऊपर आप प्रॉफिट लगा रहे हो, 264 का टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट लग गया 36, और उसमें सेल आ गया आपका 300। नाउ इसमें एक झमेला हो गया सर, आपने डिप्रिसिएशन को भी सेल प्राइस के अंदर इंक्लूड कर दिया। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी आपको डिप्रिसिएशन का बजट नहीं देता, जब लोन के लिए या फाइनेंस के लिए आप जाते हो, तो तब आपको डिप्रिसिएशन को हटा के कैश कॉस्ट बेसिस कंपनी आपको आपसे मांगता है, ठीक है, कैश कॉस्ट बेसिस मांगता है। तब क्या करना चाहिए? लेकिन हमें नहीं पता कि अभी किस तरह से डिप्रिसिएशन को हटाना है, ठीक है। हम डायरेक्टली नॉर्मल क्वेश्चन करके आए हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन करने के बाद अचानक हम लोगों ने इस पॉइंट पे आके रुके। किस पॉइंट पे? कि हमें डिप्रिसिएशन दे दिया गया, तो हम लोग ना ऐसे जैसे बिना कुछ सोचे समझे ही करते जाएंगे, पर लास्ट में जाके हम लोग क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे। इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर मैं आपको स्टार्टिंग से ही डिप्रिसिएशन को हटा के दिखाऊंगा। सर इतना झमेला क्यों? सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, मेरा और कोई इरादा नहीं है सर। इरादा पक्का है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेन पर्पस, और कोई पर्पस नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा नेटवर्क शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा, हाँ। यस, कनेक्टेड हो सर? बता देना एक बार मुझे। है सर। हाँ, अच्छा इसमें और भी कुछ डेटा गिवन है, जैसे एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक 4 हफ्ता का दिया है, एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस दिया है 2 वीक्स का, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल दिया है 80% का, लेबर एंड ओवरहेड के बारे में बताया है 60% का, ठीक है, ये सब बता के रखा है। और क्या बोला? सर फिनिश गुड्स इन स्टॉक 3 हफ्ता का, क्या क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स बोला है 6 वीक्स का, क्रेडिट पीरियड अवेल फ्रॉम सप्लायर्स बोला है 8 वीक्स का, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस बोला है 1 वीक्स का, टाइम लैग इन पेमेंट्स ऑफ ओवरहेड्स के बारे में बोला है 2 वीक्स का, कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, कंपनी जितना प्रोडक्ट सेल करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, उसका 1/5, उसका 1/5 कैश में सेल करता है, तो फिर बाकी क्रेडिट में होता होगा। कैश बैलेंस मेंटेन करता है कंपनी 2.5 लाख का। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट, आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको एक स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए कंपनी बता रहा है, जिसमें आपको ये शो करना है एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड, कितना कंपनी को कैपिटल चाहिए टू फाइनेंस ए बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑफ 78,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। 78,000 units of production. You may assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overheads accrue similarly. सर कैश कॉस्ट बेसिस के बारे में बोला नहीं है, बट क्योंकि डिप्रिसिएशन दिया है ना,
आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा बिना एक्सक्लूड करके ही करना भी जरूरी है। तो एक बार एक काम करते हैं, एक बार विद डिप्रिसिएशन भी देख लेते हैं और फिर विदाउट डिप्रिसिएशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो कैश कॉस्ट बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि डिप्रिसिएशन बोला है, क्वेश्चन के अंदर डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, सिंपल है, जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन भी किया है ना हम लोगों ने, उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। जैसे लास्ट दिन का जो हम लोग वो क्या कंपनी था वो सर, काफी अच्छा एक था टैंडन कमिटी वाला क्वेश्चन, उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। वर्किंग नोट 1, सर सबसे पहले क्या करना चाहिए, रॉ मटेरियल स्टॉक। तो रॉ मटेरियल स्टॉक के लिए क्या चाहिए, यू नो सर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, जितना बिजनेस में वो कंज्यूम करेगा उतना ही तो उसका स्टॉक में आएगा। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन साल भर का कितना होगा, या फिर जितना यूनिट का प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है 78,000 का, है ना सर। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है 78,000 का, जो क्वेश्चंस में वो बता के रखा है क्वेश्चंस, ये देखो 78,000 यूनिट्स, क्वेश्चन इज ऑलरेडी सेट। तो 78,000 यूनिट के लिए अगर रॉ मटेरियल का पर यूनिट का कॉस्ट 117 करके आता है, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा रॉ मटेरियल का, टोटल कंजम्पशन अमाउंट, एनीवन सर, जल्दी बताइए। 91,26,000। 91,26,000। आई होप नील एंड शिवम का भी आया होगा। नाउ अब इसमें आपका जो पीरियड है, आपका जो साइकिल है, ठीक है, एसेट होल्डिंग का, उसमें रॉ मटेरियल स्टॉक कितना बोला है, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 4 वीक्स। तो 91,26,000 into 4 weeks divided by 52 weeks, yes ना। तो 91,26,000 into 4 हफ्ता by 52 weeks कितना हो जाएगा, तो था 4 वीक्स के लिए कितना लगेगा, बोलो नील। 7,02,000। 7,02,000, थैंक यू सर। नेक्स्ट वर्किंग नोट 2, सर वर्किंग नोट 2 में सर WIP स्टॉक है ना क्वेश्चन में, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा यहाँ पर ये भी बोल दिया सर कि मटेरियल यूज किया, आपने प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल यूज किया 80%, लेबर एंड ओवरहेड 60%, इसका मतलब ये WIP पार्शियल है ना। हेलो, क्वेश्चन में पार्शियल करना है सर, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी पार्शियल COP ही बोला है, पर यूनिट के हिसाब से जितना हुआ है उतना कैलकुलेट करके बताओ। सर पार्शियल COP पर यूनिट कितना हो जाएगा, सर आपने रॉ मटेरियल यूज किया 80% ऑफ 80% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट कितना है 117, तो 117 का 80% आपने रॉ मटेरियल यूज किया, और बाकी 20%, सॉरी 20% नहीं 60%, मतलब 20% कंप्लीट हुआ, 80% कंप्लीट हुआ, 20% नहीं हुआ। तो 80% ऑफ 117 इतना कंप्लीटेड हुआ, और 60% आपका किसके लिए है, 60% आपका लेबर एंड ओवरहेड के लिए है, लेबर एंड ओवरहेड के लिए 60% है। और क्या क्वेश्चन में लेबर ओवरहेड का इंफॉर्मेशन गिवन है सर, हेलो सर, क्या क्वेश्चन में लेबर है ओवरहेड सर। गिवन है, लेबर 49 और ओवरहेड 98। अब सर कोई बोलेगा कि सर इसमें इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन है, सर अगर अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, हमें पता नहीं है कि डिप्रिसिएशन होने से क्या करना है नहीं करना है, और कैश कॉस्ट बेसिस में कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग ना डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, लास्ट में जाके आपको दिखाएंगे। तो 49 आपका लेबर का है और 98 आपका ओवरहेड का है।
सो 49 इंटू प्लस 98, इसका क्या कर देंगे, इसका 60% कर देंगे। 60% ऑफ 49 प्लस 98 और 80% ऑफ 170। तो प्लीज कैलकुलेट इट। पार्शियल सीओपी आ जाएगा सर। सर मेरा आ रहा है 181.8 पर यूनिट। क्या आप लोग का आ रहा है ऐसा, देखो तो एक बार। मेरा 181.8 आया, क्या आप लोगों का आया सर? ये तो था इससे 170 और 80% और 49 प्लस 98 is 60%। इससे नील, शिवम, अरे किसी का नहीं आया क्या? है सर। ओके सर। तो पार्शियल सीओपी फॉर द ईयर, पार्शियल सीओपी फॉर द ईयर, पूरा साल भर का सीओपी कितना हो जाएगा? कितना यूनिट का प्रोडक्शन है? 78,000 इंटू 181.8 कितना हो जाएगा? सर एस है। कितना बोल? 78,000 इंटू 181.8 कितना हो जाएगा? सर 1,41,80,400। थैंक यू सर। 1,41,80,400 ये आपका पूरा WIP का पार्शियल सीओपी है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या WIP स्टॉक का टाइम बोला है? एवरेज WIP स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में जो पड़ा रहता है वो एवरेज कितना दिन के लिए आपके साइकिल में पड़ा रहता है? 2 वीक्स ऑफ। तो WIP स्टॉक का क्या जवाब होगा? 1,41,80,400 इंटू 1 डिवाइडेड बाई नहीं 1 नहीं, कितना 2 ना? सर 54,000 5,45,400। ओके 5,45,400। यस सर ठीक है। आई होप नील एंड शिवम आप लोगों का भी आया होगा। जस्ट चेक इट। ओके सर। नेक्स्ट सर वर्किंग आउट 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इसमें अभी हम लोग को क्या करना है सर? फिनिश गुड्स पीरियड निकालना है। फिनिश गुड्स पीरियड चाहिए हमें। फिनिश गुड्स के लिए क्या क्वेश्चन में बोला है सर? सर फिनिश गुड्स स्टॉक में रहता है 3 हफ्ता, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल का जरूरत है वो पहले देख लो, फिर हम लोग डेटर, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग्स में बात कर लेंगे। सिंपल है ना? बस प्रैक्टिस होने से ही ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो सीओपी फॉर द ईयर, सीओपी पर यूनिट कितना हो जाएगा ऐसे? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ रहा है? जस्ट थोड़ा कैलकुलेट करो, थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाओ। सर 117, 49, 98 है ना? सही तो रहे? 264 ऐसे गिवन है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज आल्सो गिवन हियर 264 है ना? तो 264 इंटू 78,000 कितना हो जाएगा? 2 करोड़। 2 करोड़ 2 करोड़ 59,02,000। देखो तो सर एक बार। 2,05,92,000। सॉरी हाँ 2 करोड़ 5,92,000 सॉरी सर। ठीक है सर। फिनिश गुड स्टॉक 2 करोड़ 5,92,000 इंटू कितने दिन के लिए बोला गया था? 3 हफ्ता। 3 हफ्ता 3 वीक्स। 3/52 कितना हो जाएगा? 11,88,000।
11,88,000। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको फिनिश गुड स्टॉक में मिल गया, वाह बहुत अच्छा। सर ऐसा करते करते हम लोग अभी वर्किंग नोट 4 की तरफ आ गए। नाउ वर्किंग नोट 4 हमें क्या सिखाएगा? डेटर, डेटर सिखाएगा सर। हमें डेटर कैलकुलेट करना है, बिजनेस में डेटर कितना चाहिए। डेटर क्या होता है? मार्केट में कंपनी जो क्रेडिट में सेल करता है तो मार्केट में आपका पैसा फंस जाता है, तो जो पैसा आपका फंस गया या फिर जो पैसा आपका मार्केट में रुक गया, उसके लिए भी आपको कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। साइकिल में आप बैठे बैठे तो बिजनेस नहीं चला सकते ना, तो डेटर में कितना फंसा। अब इसमें आप क्रेडिट सेल कितना दिन के लिए करते हो वो डिपेंड करता है। तो क्रेडिट सेल्स पीरियड होता है ना, तो क्रेडिट सेल्स पीरियड जो भी हो, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि बिजनेस में ये लोग क्रेडिट सेल दे किस तरह से रहा है। तो द कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। सर 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का क्या मतलब होता है? 1/5 इंटू 100 मतलब 20% ना। हेलो, 1/5 मतलब 20%, तो 20% कैश सेल होता है। तो कितना क्रेडिट सेल होता है सर? 80%। 80%। ठीक है, तो इस तरह से समझना है ना। 1/5 अगर कैश में होता है मतलब 20% कैश में होता है, तो 80% क्रेडिट में होता है। और क्या, तो अगर 80% क्रेडिट में होता है तो 80% क्रेडिट सेल जितना का होता है, कैश तो सर आपको मिल गया, उसमें तो आपका पैसा मार्केट में फंसा नहीं ना। तो इस क्रेडिट सेल का जो परसेंटेज आपका बनेगा वो 80% ऑफ 78,000 इंटू इंटू क्या होगा? सेलिंग प्राइस, इंटू सेलिंग प्राइस 300, 300 पर यूनिट। तो 80% ऑफ 78,000 इंटू 300 जितना होगा बताओ सर। ये भी करोड़ में ही होगा, 1,87,00,000, नहीं सॉरी, हाँ 87,20,000। am I right sir? Please confirm me. है सर। तो 1,87,20,000। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको डेटर पीरियड ढूंढना है। तो डेटर में कितना दिन का पैसा फंस जाता है आपका? 1,80,00,000 मतलब जो साइकिल है आपका 1,87,20,000, इसमें आपका डेटर कितना दिन के लिए फंस जाएगा? सर मेरा डेटर फंसेगा क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स 6 वीक्स। ओके, 6 वीक्स के लिए, तो 6 हफ्ता आउट ऑफ 52 वीक्स कितना हो जाएगा? 21,60,000। 21,60,000। आई होप बाकी लोगों का भी आया होगा। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट वर्किंग नोट 5। सर इसे हमें क्या करना चाहिए? सर इसमें हमें अभी क्रेडिटर ढूंढना है। तो क्रेडिटर किस पे डिपेंड करता है सर? क्रेडिटर क्रेडिट परचेज पे डिपेंड करता है, और क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू हम लोग कंजम्पशन मान सकते हैं। क्या ये न्यू कंपनी है? ऐसा कोई बोला है क्या ये कंपनी न्यू है बोल के? इज दिस अ न्यू कंपनी? नहीं सर, क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला कि ये जो कंपनी है ये कोई नया कंपनी है। इट्स नॉट अ न्यू कंपनी। तो अगर कंपनी नया नहीं है तो जो भी ये परचेस कर रहे हैं पूरा का पूरा कंजम्पशन हो रहा है। तो क्रेडिट परचेस इक्वल्स टू कंजम्पशन, जो ऑलरेडी हम लोग रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 91,26,000। वर्किंग नोट 1 चेक करो, चेक वर्किंग नोट 1, 91,26,000 आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। So credit purchase equals to your consumptions, and then your credit पीरियड मतलब डेटर पीरियड जैसे है, क्रेडिटर्स जो आपका रहेगा, तो क्रेडिटर्स के लिए आपको जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल सपोर्ट चाहिए, तो क्रेडिटर्स इक्वल्स टू आपका बन जाएगा 91,26,000 इंटू
कितने दिन के लिए आपका क्रेडिट देते हो आप? 8 वीक्स के लिए। क्रेडिट पीरियड एबल्ड फ्रॉम सप्लायर्स, क्रेडिट पीरियड एबल्ड फ्रॉम सप्लायर्स मतलब सप्लायर को 8 वीक्स बाद पेमेंट होता है। तो 8 वीक्स बाद पेमेंट होता है, तो उसके लिए आपको ये बेनिफिट आपको मिलता है। क्रेडिटर आपका है, कितना अमाउंट का क्रेडिटर फंसेगा आपका, बोलो? 14,04,000। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली लाइबिलिटी साइड में आएगा, है ना? 14 लाख कितना बोला? 4,000। 4,000 सर। तो ये आपका लाइबिलिटी बन जाएगा। फिर आता है आपका वर्किंग नोट 6, जिसमें आपका क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस है, टाइम लैग इन पेमेंट इन वेजेस एंड टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, अब ओवरहेड्स मतलब कुछ नहीं बोला है तो कौन सा ओवरहेड मानेंगे? ओवरहेड्स में अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो कौन सा ओवरहेड मानेंगे साहब, बोलो? प्रोडक्शन सर। थैंक यू सर। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मत समझ लेना, बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है ओवरहेड के बारे में, इसका मतलब कॉमन सेंस लगाइएगा, और कॉमन सेंस में ये एक प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा सर। तो ओवरहेड्स आप 2 हफ्ता बाद पेमेंट करते हो और वेजेस आप 1 हफ्ता बाद पेमेंट करते हो, तो ये भी आपका दोनों ऑब्लिगेशंस है। तो वर्किंग नोट 6 में वेजेस फॉर द ईयर कैलकुलेट करो। सर 78,000 यूनिट्स के लिए कितना लेबर पेमेंट करते हो? 49 पर यूनिट का लेता है लेबर। पर यूनिट में लेबर के पीछे खर्चा होता है 49। यू ऑलरेडी नो दिस, कॉस्ट शीट चेक करो, यू ऑलरेडी नो दिस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 49 आपका पर लेबर में होता है और 98 आपका ओवरहेड में होता है सर। तो 78,000 इंटू 49 कितना हो जाएगा? टेल मी, जल्दी बोलो। सर 38,22,000। थैंक यू। 38,22,000। तो इसका में आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या हो जाएगा? आप कितना दिन बाद वेजेस पेमेंट करते हो सर? 1 वीक या 2 वीक्स? सर 1 वीक बाद आप वेजेस पेमेंट करते हो। तो 38,22,000 आपका टोटल वेजेस है। 1/52, तो पर हफ्ता का कितना आपका पेंडिंग रहता है? 70। 73,500। थैंक यू सर। नाउ ये लेबर हो गया, अब आपको थोड़ा ओवरहेड भी बताना है। वर्किंग नोट 7, सर ओवरहेड एक्सपेंस फॉर द ईयर। सर इसमें आपको थोड़ा ध्यान करके कैश बेसिस निकालना चाहिए, बिकॉज ओवरहेड के अंदर डिप्रिसिएशन भी है ना, और क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिप्रिसिएशन मेंशन करके दिया था। इन दिस क्वेश्चन दे ऑलरेडी मेंशन कि 18 आपका डिप्रिसिएशन में जाता है आउट ऑफ 98। तो इफ यू नो दिस देन आप जानबूझ के ओवरहेड में डिप्रिसिएशन को हटा के ही निकालोगे ना। सो तो कैश बेसिस इसलिए हो गया। कैश बेसिस का मतलब क्या हो गया कि 98 ओवरऑल आपका कॉस्ट पड़ता है, लेकिन उसका जो डिप्रिसिएशन है पर यूनिट पे 18 रुपीज का है। सो 98 माइनस 18 इंटू 78,000 आपका प्रोडक्शन है, यूनिट्स है। तो कितने का हो जाएगा तो था? नील बोलो, शिवम टेल मी। 62,40,000। 62,40,000 आपका ओवरहेड एक्सपेंस हो गया पूरा साल का। तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आपका कितना होगा सर? आप ओवरहेड पेमेंट करते हो कितने दिन छोड़ छोड़ के? 2 वीक्स लेटर। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड आपका हो जाएगा 62,40,000 इंटू 2/52। यस ना? 2/52, 2,40,000। 2,40,000। थैंक यू सर। तो सर हम लोग यहाँ पर सिर्फ ओवरहेड में ही कैश ओवरहेड निकाला, बिकॉज डिप्रिसिएशन हम लोगों को दिख रहा था। सर हमें जो जो चाहिए था हमें मिल गया, हमें जो जो चाहिए था इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। स्टेटमेंट शोइंग estimates of
वर्किंग कैपिटल। तो इसको करने के लिए आपको पता है ना क्या करना चाहिए, आपको 3 कॉलम बना लेना चाहिए फटाफट सटासट, पर्टिकुलर और 2 अमाउंट का कॉलम। इसमें आपको सर एक करंट एसेट का कॉलम होना चाहिए, करंट एसेट में आपका क्या क्या आएगा आपको पता है, करंट एसेट में क्या आएगा, यू ऑल नो सर, बोलो क्या आएगा। सब आपका हो चुका है, काम खत्म है सर, बस समरी बनाना है, मतलब बेसिकली क्लोज करना है। रॉ मटेरियल स्टॉक, दिस इज योर करंट एसेट्स, ये हम लोग वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट करके रखे हैं। कितने का है हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक, चेक में, सॉरी चेक करो और मुझे मुझे बताओ, चेक एंड इन्फॉर्म मी सर। 7,02,000 क्या मैंने सही पुट किया? चौथा नील, टेल मी सर, शिवम। WIP स्टॉक आपका वर्किंग नोट 2 में मेंशन है, इसका अमाउंट है सर 5,45,400, वेरी गुड। फिनिश गुड स्टॉक में आपका वर्किंग नोट 3 में मेंशन है, जिसका वैल्यू आपका हो जाएगा 11,88,000। सर डेटर में आपका, डेटर भी आपका करंट एसेट्स है ना, डेटर आपका करंट एसेट्स है ना, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक, डेटर, आपको पता होना चाहिए करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। अगर यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। 21,60,000 सर, और कुछ होगा क्या? हेलो, एनीथिंग एल्स इन करंट एसेट्स? क्या क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है जो करंट एसेट्स के कैरेक्टर को शो करता है? एनीथिंग? चौथा नील बोलो। স্যার এটা ক্যাশ হবে 2.5 লাখ। 2.5 लाख कैश, थैंक यू। हमेशा देख लेना सर। हाँ, कई बार क्या होता है वर्किंग नोट्स में देखते देखते हम लोग वर्किंग नोट्स को कर लेते हैं और क्वेश्चन देखना भूल जाते हैं कि वहां पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है तो उसे भी आपको देखना चाहिए ना। तो आपके पास ऑलरेडी 2.5 लाख का कैश अवेलेबल है, सो मतलब अवेलेबल नहीं है, मतलब आप मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला है कि आउटपुट अगेंस्ट कैश एंड मेंटेन द कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 2.5 लाख। आप इस तरह का सोच पहले ही रख चुके हो, क्योंकि आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपका करंट एसेट्स का टोटल करिए और मुझे बताइए। करंट एसेट्स हो जाएगा तो फिर करंट लायबिलिटी भी बताना पड़ेगा ना। तो करंट लायबिलिटी में आपका जो जो करंट ऑब्लिगेशंस है, करंट ऑब्लिगेशन जो आपका है वो आप देखिए। करंट ऑब्लिगेशंस में आपका क्रेडिटर होगा, करंट ऑब्लिगेशंस में आपका क्रेडिटर होगा सर। क्रेडिटर आपका कितना है? 14,04,000। ये वर्किंग नोट 5 में आप जरूर देखे होंगे। आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा सर, वर्किंग नोट 6 में आप जरूर कैलकुलेशन देख लिए होंगे, 73,500 का। और आपका आउटस्टैंडिंग ओवरहेड भी है वर्किंग नोट 7 में, 2,40,000 का। जस्ट चेक इट एंड कंफर्म मी। करंट एसेट का टोटल कितना और करंट लायबिलिटी का टोटल कितना सर? हेलो, कोई मुझे बताएगा क्या? স্যার 48,45,400। करंट एसेट 48,45,400 माइनस करंट लायबिलिटी कितना होगा? करंट लायबिलिटी 17,70,500। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटाने से हमें क्या मिलता है सर? नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 31,27,900। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 31,27,900 ये कैपिटल का जरूरत आपको है, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अब इसके लिए आप बैंक लोन के लिए जाओगे और उसमें अलग अलग बैंक का लोन का जो प्रोसेस है,
जैसे कि आपको पता है ना, जैसे टेंडेंट कमेटी का रूल्स 75% करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मैं लास्ट दिन जो बता के रखा था। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आप ले सकते हो। अगर आप इक्विटी फाइनेंस करोगे, जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कंपनी का जरूरत जो होता है वो जरूरत वर्किंग कैपिटल के थ्रू से आप कैलकुलेट करते हो। बात को समझे सर, कंपनी का जो पैसा का जरूरत पड़ता है वो वर्किंग कैपिटल के थ्रू से ही कंपनी उसको मार्केट में कैलकुलेशन करता है। फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हटा के कंपनी का जो जरूरत पड़ा, अब जाके कंपनी उसको फाइनेंस करेगा। अब फाइनेंस करने का दो तरीका है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर लोन फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जब करेंगे तब आप लोग वहां पर देखोगे कंपनी इक्विटी फाइनेंस करता है, प्रेफरेंस फाइनेंस भी करता है, डेब्ट फाइनेंस भी करता है। डेब्ट फाइनेंस मतलब लोन फाइनेंस, ठीक है। तो ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कंपनी मार्केट से पैसा रेज करता है, और उसको रेज करने का अलग अलग तौर तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे डेब्ट फाइनेंस कंपनी कर रहा है, कैसे प्रेफरेंस फाइनेंस कैसे कर रहा है। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, ये दोनों चैप्टर में आपको इसका डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, कोई कंपनी का जरूरत कितना है ना, कंपनी का जरूरत कितना है, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड में चलाता है, उस पर्टिकुलर साइकिल में चलाता है, उस पर्टिकुलर साइकिल में कंपनी का जरूरत क्या है, तो जरूरत ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू से बेसिकली पता चलता है ना। तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट सर, फाइनेंस का नॉलेज लेना है तो उसमें आपको वर्किंग कैपिटल तो सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना वर्किंग कैपिटल का ना तो रिलायंस चलता है, बिना वर्किंग कैपिटल का, ना तो स्टेट बैंक चलता है, ना तो मारुति चलता है। निफ्टी छोड़ो सर, निफ्टी तो कोई कंपनी नहीं है, वो तो इंडेक्स है, ठीक है। सो व्हाटएवर जो भी कंपनीज आप देखते हो मार्केट में, सभी एक वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट में ही अपने बिजनेस को गो थ्रू कराते हैं, और जब जब उनको लोन का जरूरत पड़ता है, फाइनेंस का जरूरत पड़ता है, वो इसी तरह से अपना करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट करके अपना जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक लोन वगैरह या जो भी उनका जरूरत है उसके लिए अप्लाई करते हैं। जैसे रिसेंटली अदानी पोर्ट, आई थिंक अदानी पोर्ट रिसेंटली सर 14,000 करोड़ मोस्ट प्रोबेबली, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, 14,000 करोड़ के लिए अप्लाई किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया। यस, ये देखो वाई अदानी वांट्स 14,000 करोड़ लोन फ्रॉम एसबीआई। ये देखो अदानी ग्रुप हैज अप्रोच्ड, ये रिसेंट बात है सर, कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 14,000 करोड़ लोन, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, तो बिल्ड ए कोल टू पॉलीफिनाइल क्लोराइड प्लांट इन गुजरात। अच्छा, अदानी ग्रुप, अच्छा ये अदानी पोर्ट नहीं, अदानी ग्रुप का ही पूरा अप्रोच है, ठीक है। मुंद्रा में, गुजरात के मुंद्रा में उनको एक कोल्ड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बोल के कोई पीवीसी, ठीक है, पीवीसी का प्लांट बनाना है। टू पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेट, जिनको जरूरी है उनको उन्होंने बताया, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट प्रपोजल्स कंपनी, ठीक है, मतलब ये रिसेंट ट्रेंड का सबसे बड़ा क्रेडिट प्रपोजल्स है किसी पर्टिकुलर बैंक को, मतलब ऐसा बिग डील था। अगर ऐसा एसबीआई अगर मान जाता है 14,000 करोड़, तो एसबीआई भी लाल मतलब एकदम मालामाल हो सकता है। लेकिन एसबीआई को रिस्क भी है सर, अगर किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे येस बैंक का हुआ था ना, येस बैंक को हुआ था ना प्रॉब्लम, येस बैंक बड़े बड़े कंपनीज को लोन देके रखा था। आई होप आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो पता कीजिए, ठीक है, पता कीजिए। येस बैंक बड़े बड़े कंपनीज को लोन देके रखा था, उसमें जी था, बिग बाजार जैसे कंपनीज था, लेकिन बाद में वो सब कंपनी डिफॉल्ट हो गया, बिग बिग कंपनी डिफॉल्ट हो गया, और फिर जाके येस बैंक का सिचुएशन जरूरत से बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स होता है मार्केट में। लेकिन सर ये कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करता है तो बेसिकली वो यहाँ पर लोन लेने के लिए यही सब चीजों को देखता है,
ठीक है, ये एक आपको मैं सर्टेन पीरियड वाइज बता रहा हूँ करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच के हिसाब से। ऐसे डिफरेंट अप्रोच के थ्रू से कंपनी लोन का प्रोजेक्ट बना के सबमिट करता है कि जरूरत कितना है, क्यों जरूरत इतना है, जस्टिफिकेशन देना होगा ना, बिना जस्टिफिकेशन का कैसे होगा सर। सर वो सब तो ठीक है, समझ गए, बट यहाँ पर एक स्पेशल मैटर है, इस क्वेश्चन के अंदर एक स्पेशल मैटर है सर। यहाँ पर हमने जानबूझ के डिप्रिसिएशन को इंक्लूड करके कैलकुलेशन कर दिया, सिर्फ हम लोग ओवरहेड कैलकुलेशन के टाइम पे डिप्रिसिएशन को माइनस करके सोचा, लेकिन हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के अंदर डिप्रिसिएशन इंक्लूड किया। हेलो, सेल प्राइस में डिप्रिसिएशन इंक्लूड किया। हेलो सर, यस सर। डिप्रिसिएशन इंक्लूड इन ऑल केसेस, सेल प्राइस में, प्रॉफिट में, है ना, हर जगह में डिप्रिसिएशन बेसिकली सेल प्राइस मतलब प्रॉफिट में सेल मतलब डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। लेकिन सर अगर मुझे डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना है इस पॉइंट में आके, कि अगर कोई आपको बताता है कि भाई ये तो डिप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसमें डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, आप कैश कॉस्ट बेसिस रिक्वायरमेंट निकालो कि कंपनी का कैश रिक्वायरमेंट कितना है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड करके नहीं, ठीक है। तो कंपनी आपको क्या अप्रोच करेगा, मतलब बैंक आपको क्या अप्रोच करेगा, या कंपनी आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा लेट अस कंप्यूट कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। अब कैश रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना है, नेट वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेड, जो हम लोगों ने अभी तक कंप्यूट करके आया उसी से क्या करना है, मतलब अभी स्टार्टिंग से तो चेंज नहीं कर सकते, तो जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं अब उसको रेक्टिफाई करना है बेसिकली, ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेड अबव, जो हम लोग अभी अभी कैलकुलेट करके आए हैं उसका हिसाब हम लोगों का आया सर 31 लाख, सही कर रहा हूँ ना सर, 31,27,900, एम आई राइट सर। मतलब 31,27,900, ठीक है। ये हमारा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन करके पहले निकला, जो जस्ट फ्यू मिनट्स बैक ना। यहाँ से आपको लेस करना चाहिए सर, क्या, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन। अब जहां जहां डिप्रिसिएशन छुपा हुआ है उसको बाहर निकालो। सर कहाँ कहाँ डिप्रिसिएशन होगा, सर डब्ल्यूआईपी में होगा, फिनिश गुड्स में होगा, डेटर में होगा, निकालो सर। सर डब्ल्यूआईपी में अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे डिप्रिसिएशन को ले हटाओगे, सर टोटल जो डब्ल्यूआईपी है हमारा, ठीक है, ध्यान से बात समझो, डिप्रिसिएशन तो ऐसे 18 है, ठीक है। अब ये हर जगह में घुस गया है, डब्ल्यूआईपी में इंक्लूड हो गया, फिनिश गुड्स में इंक्लूड हो गया, डेटर के अंदर इंक्लूड हो गया। अब हमको पता है ना सर डब्ल्यूआईपी कितने का है, रॉ मटेरियल में नहीं है, मतलब सॉरी, रॉ मटेरियल और लेबर के अंदर नहीं है, बट ओवरहेड्स के तो है ना। तो ओवरहेड्स के अंदर डब्ल्यूआईपी है वर्क इन प्रोग्रेस में, और उसमें लेबर एंड ओवरहेड 60% है। तो लेबर एंड ओवरहेड 60% डब्ल्यूआईपी के अंदर है, तो आपको क्या करना चाहिए, 60% ऑफ 18 करना चाहिए, उसको इंटू करना चाहिए 78,000 के साथ, और फिर नंबर ऑफ वीक्स में डिवाइड कर देना चाहिए डब्ल्यूआईपी पीरियड के हिसाब से। ये आपको करना चाहिए, करके देखो तो कितना आ रहा है। फिनिश गुड्स में डिप्रिसिएशन पूरा का पूरा है 18 इंटू 78,000 इंटू 3 सप्ताह का कैलकुलेट करना चाहिए। डेटर में भी पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन है 18 इंटू 78,000 इंटू 6 हफ्ते के हिसाब से 52 वीक में अंदर कितना होता है, ये भी आपको करना चाहिए। लेकिन डेटर में पूरा का पूरा नहीं होगा, जो भी होगा उसका 80% है, बिकॉज 20% कैश है ना। ये मुझे थोड़ा बताइए आप लोग कितना होगा, ये तो था नील शिवम, समझ में आ रहा है क्या। डब्ल्यूआईपी का डिप्रिसिएशन कहाँ छुपा हुआ है, फिनिश गुड्स का डिप्रिसिएशन कैसे छुपा हुआ है, और डेटर का डिप्रिसिएशन कैसे छुपा हुआ है, प्लीज टेल मी।
ये समझ में आया कि क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर? यस सर। बोल रहे हैं? ओके सर। तो कितना होगा अमाउंट बताओ, ये कितना होगा? थ्री लाख 24। सर मेरे हिसाब से ये 32,400 होना चाहिए। एक बार आप हाँ लोग भी सर, मुझे बताइएगा। 400, और हाँ बोलो। 32,400। ओके, और इसका? 1,81,000। 81,000। और डेटर कितना? 78,000 इंटू 18 इंटू 6/52 इंटू 80%, 1,29,600। हाँ बोलो। ওটা শুধু 81,000 হবে। শুধু 81,000? 78,000 এর 18 इंटू 3/52, 78,000 इंटू 18 इंटू 3/52, only 81,000 ना? यस सर। और नेक्स्ट वाला मैंने सही किया क्या? सर 28,84,900। 20 1,29,000। 28,84,900। কি বলছিস এটা বুঝতে পারলাম না। স্যার সব লেস করে দিলাম। 28 লাখ তো হচ্ছে না, এটা 32,400 এসছে। यस স্যার 32,400, 81,000 আর 1,29,600। হ্যাঁ, আরো একটা জিনিস বাদ যাবে তো, প্রফিট এলিমেন্ট থেকে। এটাই তো ধরতে হবে। প্রফিট এলিমেন্ট ইনক্লুডেড, প্রফিটের মধ্যেও তো ঢুকে গেছে, इंक्लूडेड इन डेटर। डेटर में भी तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट चला गया ना सर। तो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड इन डेटर, जो आपने क्रेडिट सेल किया स्पेशली, उसमें आपका 80% आपका क्रेडिट सेल है, 80% ऑफ प्रॉफिट आपका 36 रुपीज का है। तो 36 का प्रॉफिट है, 78,000 का यूनिट आपने सेल किया, और आपका डेटर पीरियड है 6 वीक्स का, तो 6/52। तो डेटर के अंदर जो प्रॉफिट एलिमेंट चला गया, जो आपने सेल किया क्रेडिट में सेल किया, बट उसमें प्रॉफिट है ना सर, तो प्रॉफिट के अंदर जो अमाउंट आपका चला गया उसको आपको अलग से करना चाहिए, बिकॉज वो प्रॉफिट एलिमेंट है 36 का। वो 36 का जो प्रॉफिट एलिमेंट डेटर के अंदर चला गया, उसमें भी तो डेप्रिसिएशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, कि आपका जो डेटर अमाउंट है उसमें प्रॉफिट का जो पार्ट है, वो प्रॉफिट के पार्ट के अंदर भी डिप्रिसिएशन, उसको भी बाहर निकालना चाहिए आपको। वो कितना होगा तो था बोल? सर मेरा आ रहा है 2,52, सॉरी 2,59,200। यस सर, 2,59,200। अब ये सारा अमाउंट को आपको पुराना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से लेस करना चाहिए। तब जाके आपका जो वैल्यू आएगा, जिसे हम बोलेंगे कैश रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो जाके आपका वैल्यू होगा कितना होगा? 26,25,700। चेक कर एक बार, चेक करना एक बार। हाँ, तो सर ये बेसिकली सर वेरी क्रिटिकल सर, ये जो सोचना है ना, ये जो सोच मैंने अभी आपको बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है कि पहले सारा पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद फिर डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना, ये इजी टास्क नहीं है। जैसे देखो ना, गलती हो रहा था ना प्रॉफिट एलिमेंट में, प्रॉफिट एलिमेंट में गलती हो रहा था। WIP फिनिश गुड्स डेटर अगर आप ढूंढ भी लिए थे, बट प्रॉफिट एलिमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ कहाँ डिप्रिसिएशन कैसे कैसे छुप गया।
तो जो छुपा हुआ डेप्रिसिएशन है उसको बाहर निकालना है, और वो फाइंड आउट करना कई बार थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसलिए एडवाइस क्या है सर? सर एडवाइस यही है, স্যার 80% প্রফিটের এখানে কেন নিলেন স্যার? ওটা তো ক্রেডিট সেলই তো স্যার, ডেটার পুরোটা ক্যাশ সেল তো নেই স্যার। देख डेटर में ऑब्वियसली क्रेडिट सेल, बट डेटर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है? आप 78,000 यूनिट मार्केट में डेटर में सेल कर रहे हो, उसमें आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट 18 है, ठीक है, और आप टोटल सेल का 80% और उसका 6/52 आप कर रहे हो। लेकिन जब आपने सेल किया, प्रॉफिट के अंदर क्या है, वो सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। ये तो सिर्फ डेटर का अमाउंट है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब आपने सेल किया तो था, उसमें सेलिंग प्राइस जो 300 का हुआ है उसमें 36 इंक्लूडेड है। अब 36 इंक्लूड होने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट के अंदर भी, मतलब जो आप क्रेडिट सेल करोगे तो प्रॉफिट तो करोगे ना, तो प्रॉफिट एलिमेंट के अंदर ये जब आप क्रेडिट सेल सेलिंग प्राइस 300 का कर रहे हो तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे बता। হ্যাঁ স্যার। तो हमें बस क्या करना है, हमें बस इनमें से ये 36 का जो पॉइंट है, ये जो 36% का प्रॉफिट है, हमें इस 36% का प्रॉफिट एरिया को सिर्फ वहां से अलग करना है। तो इसीलिए हम लोग 36% इंटू 78,000 उसका 80% और उसको 6/52, मतलब ओनली दैट प्रॉफिट पार्ट, ओनली दैट प्रॉफिट पार्ट जिसमें ऑलरेडी डिप्रिसिएशन इंक्लूड हो रहा है उसको हटा देना, जो मेरा क्रेडिट सेल में बन रहा है सर, इसीलिए उसको हम लोगों को हटाना पड़ता है। तो ये डिप्रिसिएशन में ये प्रॉब्लम होता है सर, ठीक है सर। इसको इजीली कैलकुलेट करने का एक तरीका मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में कराऊंगा, ठीक है, जिसमें अब इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, व्हेन एवर डिप्रिसिएशन इंफॉर्मेशन whenever depreciation information is given in the sum, it would be safe to compute cash requirement of, तो कैश रिक्वायरमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है जानता है दादा? स्टार्टिंग में ही सारा पॉइंट से डिप्रिसिएशन को हटाते हुए चलो, और ये आप लोगों को घर पे ट्राई करना है, ओके दादा। और कौन सा क्वेश्चन में ट्राई करना है? ये इलेक्ट्रो पाइप्स में ट्राई करना है। यहाँ पर भी डिप्रिसिएशन हर पॉइंट में आपको नजर आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन देके रखा है 6,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर देके रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस 50% complete to conversion cost will approximate to half months production, finished goods remain in warehouse, credit allowed by suppliers, 2 months credit is normally allowed to debtors, minimum cash balance 45,000 is expected, cash sales 75% less than credit sales, safety margin 20% cover unforeseen contingencies, production pattern is assumed to be even during the year, the cost structure of electric pipes देके रखा है, ये देखो 80 per unit, डायरेक्ट लेबर 20 पर यूनिट, ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80 पर यूनिट। नॉर्मली ओवरहेड के वहां पर ही डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, क्यों? बिकॉज कंपनी का डेप्रिसिएशन तो ओवरहेड के अंदर ही आता है ज्यादातर केस में। टोटल कॉस्ट 180, प्रॉफिट 20, सेल प्राइस 20, 200 पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पाइप्स लिमिटेड। तो बेसिकली क्या करना है, कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहले से ही अगर आप हर पॉइंट से डिप्रिसिएशन को गायब कर देते हो तो तभी जाके आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ट्राई करना सर, अपना बुद्धि लगा के ट्राई करना कि कैसे आप स्टार्टिंग से डिप्रिसिएशन को हटा के कर सकते हो, तो समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। ऐसे मैंने कराया नहीं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कराऊंगा आपको, स्टार्टिंग से ही कैसे डिप्रिसिएशन को। बहुत हॉट टॉपिक है सर ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी डिप्रिसिएशन रहेगा
आपको क्या करना चाहिए। तो पहले वाला क्वेश्चन पे भी मैं आपको करा सकता था, बट मुझे लगा कि आपको एक बार बता देना चाहिए कि अगर आप स्टार्टिंग में गलती से कर देते हो तो बाद में आपको कैसे हटाना है। तो बाद में हटाना है तो ऐसा करना है, बट एडवाइजेबल नहीं है सर, ऐसा एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल ऑलवेज कि आप स्टार्टिंग से ही उसको एक्सक्लूड करके करो। तो वो कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, ठीक है, वो थोड़ा दिमाग लगा के करना है। यहाँ पर भी कुछ इलस्ट्रेशंस है, ये भी ट्राई करना। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे पूछना। जो मैं नोट्स ऑलरेडी आपको देके रखा वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है, वहाँ पर भी कुछ आपको ऐसे इलस्ट्रेशंस मिलेगा, इलस्ट्रेशंस में क्या बोल रहा है ये क्वेश्चंस भी ट्राई करना। করেছিস একটাও ট্রাই এখান থেকে? जैसे इलस्ट्रेशन 4 ट्राई किया सर? सेल्स 2 मंथ्स क्रेडिट में दिया है 36 लाख का, मटेरियल कंज्यूम्ड है 9 लाख का, सप्लाइड एक्सटेंड्स 2 मंथ्स क्रेडिट, वेजेस पेड 1 मंथ लैग इन पेमेंट्स, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर कैश मैन्युफैक्चरिंग बोल दिया मतलब डिप्रिसिएशन नहीं है, तो 9,60,000 का। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 मंथ लैग 2,40,000 का। सेल्स प्रमोशंस 1,20,000। The company sells its products on gross profit 25%. Depreciation is considered as a part of COP. It keeps 1 month stock each of raw material and finished goods and a cash balance 1 lakh. Assume 20% safety margin. Compute the working capital requirement of the company on cash cost basis. Ignore WIP. WIP को इग्नोर करने के लिए बोला है। ट्राई करेगा ना? हेलो, इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करेगा तो था नील, बोलो शिवम। सर मस्ट ट्राई सर, हाँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं तो ये इलस्ट्रेशन 4 जरूर ट्राई कीजिएगा, होना चाहिए। और ये वाला भी इलस्ट्रेशन 5 ऑल्सो, ठीक है। देखो आपको करेंट एसेट होल्डिंग अप्रोच का अनदर क्वेश्चन, सिंगल शिफ्ट का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देके रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल देके रखा है, वेजेस 5% बोला है, ओवरहेड आपका 5 बोला है, प्रॉफिट भी बोला आपको 2 रुपीज सेलिंग प्राइस दिया है। सेल्स ड्यूरिंग 2020-21 में कितना अमाउंट का सेल हुआ है वो भी बोला है। कंपनी स्टॉक इन रॉ मटेरियल 36,000 का कॉस्ट, WIP वैल्यूड प्राइम कॉस्ट 22,000 का, फिनिश गुड्स 72,000 का, सन्डे रिटर्न 1,08,000 का। इसके बेसिस में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना। एक्चुअली ये डबल शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन है तो अच्छा ये वाला थोड़ा दिक्कत होगा सर, ठीक है, ये वाला मत करना सर, ठीक है। ये वाला मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास, डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल करा दूंगा ना, तो आप ये इसको ट्राई करना, ठीक है। डोंट ट्राई इलस्ट्रेशन 5 को नेक्स्ट क्लास होमवर्क देंगे, ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है कि कंपनी किस तरह से डबल शिफ्टिंग करके वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकता है, तो नेक्स्ट क्लास रहेगा। बट बिफोर दैट आपका घर पे आज क्या होमवर्क रहेगा फिर, लास्ट दिन का, लास्ट दिन का जो क्वेश्चन था वो फिर से मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्राई नहीं कर पाए बिकॉज कुछ प्रॉब्लम था। ये वाला मैं फिर से शेयर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम आ जाए PDF में तो जस्ट टेल मी। दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोपाइप्स का, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तथा ये इलस्ट्रेशन 3 के नाम पे है। ओके नील, ट्राई मस्ट, हाँ। और ये वाला जो क्वेश्चन था वो ऑपरेटिंग साइकिल का, इसमें सारा चीज हो जाना चाहिए। मैं आंसर बता दूं क्या एक बार? है सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का मैं आंसर एक बार आपको बता देता हूँ, इसका क्या आंसर होना चाहिए इसका। ये लास्ट वीक, उससे पहले वीक का होमवर्क था। इसमें आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपका 80 डेज का होगा सर, पूरे चीज में की नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 4.5 सर। 4.5 होना चाहिए, एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस ये आपका होना चाहिए 4,20,000। 4,20,000, 4.20 लाख, यस सर। मतलब डिप्रिसिएशन को लेस करके, ठीक है, ये इंक्लूडिंग था, इसको एक्सक्लूड करना है ना, तो था मतलब 21 लाख का कुछ अमाउंट था, है सर। वहां से 2,10,000 को लेस कर देना है, तो जाके आपको 4,20,000 मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट का आंसर है, फोर्थ पॉइंट का आंसर आएगा, फोर्थ पॉइंट क्या था, company is a market leader in its product, there is virtually no competitor in the market. Based on market research, it is planning to discontinue sales on credit and deliver product on prepayments, मतलब एडवांस में काम करेगा,
thereby it can reduce his working capital requirement substantially. तो बेसिकली वो उसका कोई क्रेडिट सेल नहीं रहेगा. इसको सॉल्व किया रे? है सर. কত এসছে বল? सर ऑपरेटिंग पीरियड एसছে 35 days, नंबर ऑफ साइकिल 10.28 और वर्किंग कैपिटल सर 1,83,852. 1,83 852 স্যার. এটা বোধহয় 10.29 টাইমস হবে, এটা একটু চেক করিস. হ্যাঁ স্যার আর এটা 10.28 নিয়েছি স্যার লাস্টে নিচে. 29 আর এটা যদি 10.29 নিস তাহলে এটা বোধহয় 1,83,673 হতে পারে. ঠিক আছে, তোর ওটা আমার এটা অনেকটা অ্যাপ্রক্স একই আছে, ওই পয়েন্টের জন্য এদিক ওদিক হচ্ছে. ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে. তাহলে রিডাকশন ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কত হবে? মানে মার্কেট রিলেটেড হয়ে গেলে 2,36,148. 2,36,148. এটা আমার Yes, দেখাচ্ছে sir. 327. কেন? তো এটার জন্য আচ্ছা 673 আর তোর ওটা এসছে কত 800 কত না? স্যার 852. হ্যাঁ ওইটার জন্য এটা 10.29 ধরে দেখিস তো কত আসছে. আচ্ছা এটা 360 দিয়ে করেছিস তো না 365 ধরে? হ্যাঁ স্যার 60 দেয়া ছিল ওখানে কোশ্চেনে স্যার. 360 দিয়েই করবি. 360 ডিভাইডেড বাই 35 হয়েছে তো. হ্যাঁ স্যার. তাহলে 10.29 হবে. এটা 236,327 হবে. এটা একটু চেক করে নিস একবার. ঠিক আছে, বাকি ঠিকই আছে. আর নিউ নেটওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ডেটার বেসিক্যালি কি হয়ে যাবে, জিরো তো নাকি? डेटर जीरो हो हाँ, जाएगा सर. बिकॉज वो तो मोनोपोली में काम करेगा ना, तो मोनोपोली में वो किसी को क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं, तो डेटर जीरो हो जाएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर. नील मस्ट ट्राई. ओके, ये वाला क्वेश्चन करना. मैं ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन पार्ट वन में इसका होमवर्क देके रखा था. ट्राई करके आंसर एक बार मैचअप कर लेना. समझ में नहीं आएगा तो मुझे फिर से बताना, मैं शेयर कर दूंगा आंसर. ठीक है, ओके सर. ठीक है, आज इतना ही है. और जो नेक्स्ट होमवर्क मैंने दिया उसको ट्राई करो. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल समझाऊंगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. जब कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन पे दो शिफ्ट करता है तो उसका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. ठीक है दादा नील, इतना ही है आज. और मैथ के अंदर से जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 है उसको भी ट्राई करना. ओके ओके.